हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी जी के ट्रिक। दोस्तों, मंथली करंट अफेयर की हमारी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को। वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है इस मंथ में कि आने वाली एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आप क्रेजी जी के ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसी के साथ साथ प्रीवियस मंथ के अगर आपको करंट अफेयर के वीडियोज़ देखना है तो आप मंथली करंट अफेयर की प्लेलिस्ट को फॉलो कर लीजिए, जहाँ पर आपको पिछले महीने के भी करंट अफेयर जो है वो मिल जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन आता है, शंघाई तीरंदाजी विश्व कप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। देखिए फ्रेंड्स, 2024 आर्चरी वर्ल्ड कप की बात करें, ये जो वर्ल्ड कप है ये बेसिकली 4 चरणों में पूरा होगा। इसका पहला चरण जो है वो शंघाई चाइना में पूरा हुआ हाल ही में अभी, इसके बाद कोरिया में होगा, फिर टर्की में, एंड सबसे एंड में होगा मैक्सिको में। और 20 अक्टूबर को ये आर्चरी वर्ल्ड कप जो है वो कंप्लीट होगा 2024 में। उसके बाद में फाइनल टेली जो है हमको देखने को मिलेगी। वहीं इसके पहले चरण शंघाई की बात करें हम, तो इसमें भारत का प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर शानदार देखने को मिला है। चाइना के शंघाई में आयोजित तीरंदाजी विश्व कप 2024 के पहले चरण में भारत ने कुल 8 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं। 8 पदकों के साथ भारत जो है वो पदक तालिका में पहले स्थान पर आए। इन 8 मेडल में 5 गोल्ड मेडल, 2 सिल्वर मेडल और 1 ब्रॉन्ज मेडल है। ये जो पहला चरण था ये 23 अप्रैल से लेकर 28 अप्रैल के बीच में आयोजित किया गया। यहाँ पर एक खिलाड़ी का नाम आप जरूर दिमाग में रखिएगा, ज्योति वेन्नम का। ज्योति वेन्नम ने 3 गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किए हैं। ये 3 इवेंट कौन कौन से थे? मिक्स्ड टीम में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता अभिषेक वर्मा के साथ में, वुमेन्स टीम में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जो है वो अपने नाम किया है, और वुमेन्स इंडिविजुअल इवेंट में भी ज्योति सुरेखा वेन्नम ने गोल्ड मेडल जीता है। तो 3 गोल्ड मेडल इन्होंने अपने नाम किए हैं शंघाई तीरंदाजी वर्ल्ड कप के दौरान। और ज्योति सुरेखा वेन्नम जो है दीपिका कुमारी के बाद एक ही विश्व कप में 3 स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय तीरंदाज बन गई है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। पदक तालिका में अगर हम बात करें पहले चरण में, तो भारत जो है वो पहले स्थान पर आए, ठीक है। दूसरे नंबर पर साउथ कोरिया, तीसरे नंबर पर आए स्पेन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, द विनर्स माइंडसेट किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? किसकी ऑटोबायोग्राफी है ये? ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर हैं शेन वॉटसन, उनकी ये आत्मकथा है द विनर्स माइंडसेट। हाल ही में लॉन्च की गई है। इस बुक में शेन वॉटसन अपने करियर से जुड़े हुए कि कैसे उन्होंने क्रिकेट की दुनिया में एक महत्वपूर्ण स्थान जो है वो हासिल किया, इसका विवरण उन्होंने इस पुस्तक में दिया है। ध्यान रखिएगा, शेन वॉटसन की है ऑटोबायोग्राफी द विनर्स माइंडसेट। इसी के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्रिकेटर की ऑटोबायोग्राफी है, वो भी आप ध्यान रखिएगा। सुनील गावस्कर की है सनी डेज, रिकी पॉन्टिंग की है एट द क्लोज ऑफ प्ले, एडम गिलक्रिस्ट की है ट्रू कलर्स, सचिन तेंदुलकर की है प्लेइंग इट माई वे, कपिल देव की है स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट, एंड युवराज सिंह की है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये ऑटोबायोग्राफी भी याद रखिएगा इंपॉर्टेंट क्रिकेटर्स की। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप सभी के लिए एक छोटी सी अपडेट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी होती है कि सर हम करंट अफेयर को किस तरीके से पढ़ सकते हैं, तो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हमारी ओर से आपको मिलता है करंट अफेयर का एक वन स्टॉप सॉल्यूशन। इस पैकेज के अंदर आपको क्या क्या मिलता है? हर मंथ के आपको इसके अंदर डिटेल करंट अफेयर की ई बुक मिलती है। इसी के साथ साथ मंथली करंट अफेयर का जो वीडियो आता है उसका आपको डिटेल PDF मिलता है, जहां से आपको पता चलता है कि इस मंथ में कौन कौन से इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं। एंड मंथली क्विज भी आपको इसके अंदर दिया जाता है, जिसमें उस मंथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो दिए जाते हैं, जिसकी आप बार बार प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो इन सभी प्रोडक्ट को हम मिला लें तो इनकी कॉस्ट हो जाती है 1000 रुपीज़, और ये सभी आपको फ्रेंड्स मिल जाता है मात्र 199 रुपये के अंदर। देखिए, करंट अफेयर ऐसी चीज़ है कि आपको इसको ज़्यादा रोज़ रोज़ समय नहीं देना है। डेली में हमने थोड़ा सा पढ़ लिया और बार बार जो मंथली करंट अफेयर है उसकी प्रैक्टिस करिए। एग्जाम में क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिल जाते हैं। तो करंट अफेयर का वन स्टॉप सॉल्यूशन पैकेज आपके लिए डिज़ाइन किया है। इस पैकेज को आप ज्वाइन करिए। 101% करंट अफेयर में आपको काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा। अगर आप इस पैकेज को एनरोल करना चाहते हैं तो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वापस आते हैं हमारे लेक्चर पर। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाल ही में समाचार में देखी गई ब्रू समुदाय जो है ये इनमें से किस राज्य से संबंधित हैं? तो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है ब्रू समुदाय। क्यों सुर्खियों में है? क्योंकि फ्रेंड्स, पहली बार इन्होंने ब्रू समुदाय के लोगों ने इलेक्शन मतलब मतदान में पार्टिसिपेट किया है। इस समुदाय को रियांग के नाम से भी जाना जाता है। इस समुदाय के लोग जो है मिजोरम, त्रिपुरा और दक्षिणी असम के कुछ हिस्सों में रहते हैं। त्रिपुरा में रियांग को विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूह PVTG का दर्जा जो है वो दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा, ब्रू समुदाय के लोग जो हैं ये पूर्वोत्तर राज्य त्रिपुरा, मिजोरम और असम में निवास करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, निम्न में से किस भारतीय को
गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? तो भारत के आलोक शुक्ला सहित 7 लोगों को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। आलोक शर्मा को छत्तीसगढ़ के हसदेव वन क्षेत्र में कोयला खदान की नीलामी के बाद हसदेव जंगलों को बचाने के लिए उनके सफल आंदोलन के नेतृत्व के लिए ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। हसदेव वन क्षेत्र जो है छत्तीसगढ़ का बहुत ही इंपॉर्टेंट एक वन क्षेत्र है, जो कि छत्तीसगढ़ के लंग्स के रूप में भी जाना जाता है। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार की बात करें फ्रेंड्स, तो इसे ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। दुनिया भर में जमीनी स्तर पर कार्य करने वाले पर्यावरण कार्यकर्ताओं को ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। इसकी स्थापना 1989 में हुई थी और पहली बार ये पुरस्कार जो है 1990 में दिया गया था। गोल्डमैन एनवायरमेंट फाउंडेशन द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। भारत की मेधा पाटकर जो है 1992 में गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय थी, जो कि नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ी हुई हैं। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आलोक शुक्ला बिल्कुल सही आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय क्रिकेटर को आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो है जून मंथ में होना है। उसके लिए आईसीसी ने भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंह को ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया है। ये जो T20 वर्ल्ड कप होना है 2024 में, इसका आयोजन कहाँ पर होना है? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। 1 जून से लेकर 29 जून के बीच में इसका आयोजन किया जाना है। युवराज सिंह से पहले पूर्व जमैका के धावक जो हैं उसेन बोल्ट, उनको आईसीसी ने T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर जो है वो भी नियुक्त किया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। अभी तक 2 ब्रांड एम्बेसडर बनाए हैं, उसेन बोल्ट और युवराज सिंह को। अगला क्वेश्चन आता है, किस राज्य के कपड़ा शिल्प कला अजरक को जीआई टैग दिया गया है? तो कपड़ा शिल्प कला अजरक जो है ये संबंधित है गुजरात से। गुजरात के सबसे प्रसिद्ध कपड़ा शिल्पों में से एक अजरक को हाल ही में जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। अजरक कपड़े का उत्पादन जो है वो मुख्य रूप से 3 जगह पर होता है, गुजरात के कच्छ में, राजस्थान के बाड़मेर में और पाकिस्तान में सिंध एरिया में। अजरक में प्रिंट होने वाले जो रंग होते हैं वो बिल्कुल नेचुरल होते हैं। ये रंग जो होते हैं ये सब्जी, मिट्टी या फिर चूने के पेस्ट से बनाए जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कपड़ा शिल्प कला अजरक जो है हाल ही में जिसे जीआई टैग दिया गया, किस राज्य से संबंधित है? गुजरात से संबंधित है। गुजरात के 2 और प्रोडक्ट हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, जिन्हें भी जीआई टैग मिल चुका है। एक ये भलिया गेहूँ, एक ये भालिया गेहूँ और मातानी पछेड़ी को एक हस्तशिल्प कला है ये, तो आप ये भी ध्यान रखिएगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से अमिताभ बच्चन को सम्मानित जो है वो किया गया है। किसे? अमिताभ बच्चन को। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार की बात करें तो यह पुरस्कार जो है गायिका लता दीनानाथ मंगेशकर के सम्मान में दिया जाता है। इसकी शुरुआत जो है 2022 से हुई थी। ये एक वार्षिक पुरस्कार है और उन व्यक्तियों को प्रदान किया जाता है जो राष्ट्र और उसके लोगों और समाज के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया हो। 2022 में ये पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया था, 2023 में आशा भोसले को और 2024 में दिया गया है अमिताभ बच्चन को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। एनएसजी नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, केंद्र सरकार की कैबिनेट की नियुक्ति समिति एसीसी ने वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी नलिन प्रभात को एनएसजी मतलब नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का महानिदेशक नियुक्त किया है। नलिन प्रभात को सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक दलजीत सिंह चौधरी के स्थान पर नियुक्त किया गया है, जिन्हें एनएसजी के महानिदेशक का अतिरिक्त भार जो है वो दिया गया था। नलिन प्रभात के कार्यकाल की बात करें तो अगस्त 2028 तक इनका कार्यकाल रहेगा। एनएसजी जो है नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, ये आतंकी और हाईजैक जैसी घटनाओं से निपटने के लिए एक संस्था है। इन्हें ब्लैक कैट्स के नाम से भी जाना जाता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1984 में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, नलिन प्रभात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रही राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान किस खनिज से संबंधित हैं? तो राजस्थान स्थित सिंदेसर खुर्द खदान जो है ये दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी खदान जो है वो घोषित की गई है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। वर्तमान में इस खदान से चांदी उत्खनन का काम जो है वेदांता समूह की कंपनी हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान जो है ये किस खनिज से संबंधित है? चांदी से संबंधित है। अगर हम विश्व में चांदी उत्पादक देशों की बात करें तो मैक्सिको ऐसा देश है जो दुनिया का सबसे बड़ा चांदी उत्पादक देश है, और मैक्सिको में ही स्थित पेनास्क्विटो दुनिया की सबसे बड़ी चांदी की खदान है। और दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी चांदी की खदान कौन सी घोषित की गई है? राजस्थान की सिंदेसर खुर्द खदान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चर्चा में रहा ईरान निम्न में से किस देश के साथ सीमा स्पर्श नहीं करता है?
तो पहली बात तो चर्चा में क्यों है? तो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में अभी इजराइल और ईरान दोनों देशों के बीच में हवाई जंग जो है वो छिड़ी हुई है। इसी वजह से ईरान और इजराइल देश जो है वो काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। अभी हाल ही में ही 1 अप्रैल को सीरिया की राजधानी दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास की इमारत पर एक हवाई हमला देखने को मिला, जहां पर 13 लोग जो है वो मारे गए। इसका श्रेय जो है ईरान ने इजराइल को दिया है, जिसके बाद वॉर जैसी सिचुएशन जो है दोनों देशों के बीच में देखने को मिल रही है और हवाई जंग जो है एक प्रकार से छिड़ चुकी है। इसीलिए दोनों कंट्री जो है काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। ईरान की अगर हम जोग्राफिकल कंडीशन देखें तो ईरान देश जो है ये 7 देशों से भूमि जो है वो अपनी साझा करता है। इराक, तुर्की, अजरबैजान, आर्मेनिया, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान। वहीं समुद्री सीमा की बात करें तो 6 देशों से ये अपनी समुद्री सीमा जो है वो साझा करता है। कुवैत, सऊदी अरब, बहरीन, कतर, संयुक्त अरब अमीरात और ओमान। ईरान देश के उत्तर में कैस्पियन सागर हैं, वहीं दक्षिण में पर्सियन गल्फ और गल्फ ऑफ ओमान देखने को मिलता है। तो ये जोग्राफिकल कंडीशन ईरान की। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि किस देश के साथ में सीमा साझा नहीं करता है। इराक के साथ करता है, अफगानिस्तान के साथ करता है, तुर्की के साथ भी करता है, बट सीरिया के साथ में सीमा जो है वो साझा नहीं करता है। तो सी आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में कौन सा बैंक लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक बन गया है, मतलब पहला प्राइवेट बैंक बन गया है? तो लक्षद्वीप में शाखा खोलने वाला, ब्रांच ओपन करने वाला पहला प्राइवेट बैंक जो बना है वो कौन सा बना है? HDFC बैंक। इसका उद्देश्य क्या है? लक्षद्वीप में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देना। HDFC बैंक जो है भारत का एक प्रमुख बैंक है, जिसकी स्थापना 1994 में हुई थी। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, HDFC बिल्कुल सही आंसर होगा। भारतीय नौसेना का 26वां प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय नौसेना के वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को नौसेना प्रमुख नियुक्त किया गया है। 26 चीफ ऑफ द इंडियन नेवी किसे नियुक्त किया गया है? वाइस एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी को। वाइस एडमिरल त्रिपाठी जो है ये अभी नौसेना के उप प्रमुख हैं। दिनेश कुमार त्रिपाठी वर्तमान नौसेना प्रमुख आर हरि कुमार का स्थान लेंगे और नौसेना अध्यक्ष के रूप में ये अपना पदभार जो है वो 30 अप्रैल को ग्रहण करेंगे। भारतीय सेना में अगर हम अन्य प्रमुखों की बात करें, चीफ की बात करें, तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? वर्तमान में CDS कौन है? लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान। वहीं अगर हम थल सेना अध्यक्ष की बात करें तो कौन है? जनरल मनोज पांडे। और वायुसेना अध्यक्ष कौन है? मार्शल विवेक राम चौधरी। तो ये नाम भी दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। जस्ट अ मर्सिनरी, नोट्स फ्रॉम माई लाइफ एंड करियर पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जो है दुव्वूरी सुब्बा राव, उन्होंने जस्ट अ मर्सिनरी बुक जो है वो लिखी है। ये सुब्बा राव की मेमोरीज आधारित एक पुस्तक है। इस पुस्तक में इन्होंने अपने जीवन की बचपन से लेकर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर बनने तक की कहानी को बताया है। पूर्व गवर्नर दुव्वूरी सुब्बा राव की बात करें तो 2008 से लेकर 2013 तक भारतीय रिजर्व बैंक के 22वें गवर्नर रहे थे। ध्यान रखिएगा, ये आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। जस्ट अ मर्सिनरी किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? दुव्वूरी सुब्बा राव। अगला क्वेश्चन आता है। 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 वर्ष पूर्ण हुए। जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? तो फ्रेंड्स, 13 अप्रैल 2024 को जलियांवाला बाग हत्याकांड के 105 वर्ष जो है वो पूर्ण हुए हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। जलियांवाला बाग अमृतसर, पंजाब में। भारत में उस समय रॉलेट एक्ट जो है वो आया था, जिसके विरोध में यहाँ पर एक सभा रखी गई थी और अंग्रेज प्रमुख जनरल डायर ने यहाँ पर गोलियों की बारिश कर दी थी, जिसमें कई भारतीयों ने अपनी जान जो है वो गंवाई थी। तो 1919 में हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 किसने जीता है? तो वर्ल्ड नंबर 1 गोल्फर स्कॉटी शेफलर ने गोल्फ मास्टर टूर्नामेंट 2024 का खिताब जो है वो अपने नाम किया है। मास्टर्स टूर्नामेंट की बात करें तो ये वर्ष में होने वाले पुरुषों की 4 प्रमुख गोल्फ चैंपियनशिप में से एक हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1934 में इसकी शुरुआत हुई थी। अगर हम पुरुषों के मेजर गोल्फ चैंपियनशिप की बात करें तो उसमें मास्टर्स टूर्नामेंट होता है जो कि अप्रैल में होता है, मई में होता है PGA चैंपियनशिप, जून में होती है US ओपन और जुलाई में होती है ओपन चैंपियनशिप। तो ध्यान रखिएगा, गोल्फ मास्टर्स टूर्नामेंट 2024 का खिताब किसने जीता है? स्कॉटी शेफलर ने। एक और देखिए गोल्फ प्लेयर है भारत के अक्षय भाटिया। ये भी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे, इनके बारे में भी ध्यान रखिएगा। भारतीय मूल के एक अमेरिकी पेशेवर गोल्फर हैं। अप्रैल माह में वालेरो टेक्सास ओपन का खिताब इन्होंने अपने नाम किया था, इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में थे। अक्षय भाटिया जो है ये एक गोल्फर है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड्स, एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन जो है
वो 11 अप्रैल से 16 अप्रैल के बीच में किर्गिस्तान के बिश्केक में किया गया। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल 9 पदक जो है वो अपने नाम किए हैं, 4 सिल्वर मेडल और 5 ब्रॉन्ज मेडल। 9 पदकों के साथ भारत जो है पदक तालिका में 9वें स्थान पर आए। यहाँ पर भारत ने कुल कितने पदक पूछ रहे हैं, तो 9 पदक जीते हैं, डी आंसर। चर्चा में रहा बेपी कोलंबो मिशन किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है। तो बेपी कोलंबो मिशन की बात करें फ्रेंड्स, तो ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जापानी अंतरिक्ष एजेंसी, इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है। यहाँ पर फ्रेंड्स यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी जो है उसका नाम है ESA, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। वहीं जापानी अंतरिक्ष एजेंसी का नाम क्या है, जाक्सा, जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। इस मिशन के द्वारा 2 अंतरिक्ष यान जो है वो मरकरी जो प्लेनेट है उसके अध्ययन के लिए भेजे गए हैं। इसका उद्देश्य क्या है, मेनली जो मरकरी है सूर्य के सबसे पास वाला ग्रह, बुध ग्रह, उसके मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र और ग्रह की संरचना के बारे में अध्ययन करना। तो ध्यान रखिएगा, बेपी कोलंबो मिशन जो है ये किन 2 अंतरिक्ष एजेंसी की संयुक्त परियोजना है, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी और जाक्सा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर नामक बुक किसके द्वारा लिखी गई है। तो फ्रेंड्स ब्रिटिश अमेरिकी लेखक सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक नाइफ मेडिटेशंस आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर को लॉन्च किया गया है। इस पुस्तक में 2022 में हुए चाकू हमले के अनुभव का उन्होंने वर्णन किया है। सलमान रुश्दी को 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रंस के लिए बुकर प्राइज जो है वो दिया गया था। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सलमान रुश्दी द्वारा लिखित पुस्तक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस वुमेन्स क्रिकेटर को विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 चुना गया है। तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी विजडन क्रिकेटर्स ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए गए। अगर हम विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 मेंस की बात करें तो ये पुरस्कार दिया गया है पैट कमिंस को, ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ी हैं ये। वहीं अगर हम महिलाओं में बात करें, वुमेन्स में बात करें तो नेट साइवर ब्रंट को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है, विजडन लीडिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024। यहाँ पर ए आंसर बिल्कुल सही होगा। किस देश के खिलाड़ी हैं ये, इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को किस देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो कुवैत में हाल ही में अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा को देश का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। अहमद अब्दुल्ला की बात करें तो पूर्व प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद सबा का इन्होंने स्थान लिया है। कुवैत की बात करें तो पश्चिम एशिया में स्थित एक देश है जिसकी राजधानी क्या है, कुवैत नगर है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड्स 2024 में किस हवाई अड्डे को विश्व के सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का खिताब दिया गया है। तो फ्रेंड्स स्काई ट्रैक्स द्वारा स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2024 की घोषणा की गई, जिसमें दुनिया के 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों की लिस्ट जो है वो जारी की गई है। इसमें से विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा जो है वो चुना गया है दोहा के हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट दोहा दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा इसे चुना गया है। सेकेंड नंबर पर रखा गया है चांगी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को, जो कि सिंगापुर में है। 100 सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डों एयरपोर्ट की बात करें तो इस सूची में भारत के 5 एयरपोर्ट जो है वो शामिल हैं। 36वें स्थान पर इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट नई दिल्ली, 59वें स्थान पर केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बेंगलोर, 61वें स्थान पर राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा हैदराबाद, 92वें स्थान पर मनोहर पर्रिकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा गोवा और 95वें स्थान पर रखा गया है छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा मुंबई। तो इन 5 एयरपोर्ट को टॉप 100 एयरपोर्ट की लिस्ट में शामिल किया गया है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। कर्नाटक संगीतकार और पद्मश्री प्राप्तकर्ता केजी जयन का निधन हो गया। इन्हें किस वर्ष पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। तो फ्रेंड्स हाल ही में अभी केजी जयन का निधन हो गया। भक्ति गीतों के लिए ये काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध थे। किस राज्य से बिलोंग करते थे, ये केरल से। 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए। यहाँ पर यही पूछा जा रहा है, 2019 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। डी आंसर बिल्कुल सही होगा। 18 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स वर्ल्ड हेरिटेज डे जो है वो हर साल 18 अप्रैल को मनाया जाता है। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी, डिस्कवर एंड एक्सपीरियंस डाइवर्सिटी। 2023 में पिछले साल इस दिवस की थीम थी हेरिटेज चेंजेस। 2024 की थीम दिमाग में ज़रूर रखिएगा। विश्व विरासत दिवस मनाया जाता है 18 अप्रैल को। 1983 में यूनेस्को की महासभा के सम्मेलन के दौरान 18 अप्रैल को विश्व धरोहर दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की गई थी। इसका उद्देश्य क्या है, पूरे विश्व में मानव सभ्यता से जुड़े ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों के संरक्षण के प्रति जागरूकता फैलाना। भारत में अभी वर्तमान में 42 विश्व धरोहर स्थल हैं, वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं। इसमें 34 सांस्कृतिक के, 7 प्राकृतिक के और 1 मिश्रित किस्म की धरोहर हैं,
जो कि है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। अभी लेटेस्ट में 2 साइट जो है 41वीं और 42वीं उसकी बात करें तो एक है शांति निकेतन जो कि पश्चिम बंगाल में है और हॉयसल मंदिर जो कि कर्नाटक में है। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, इसलिए इनको ध्यान रखिएगा आप। हाल ही में अभी गुजरात में माधवपुर मेला शुरू हुआ। माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है? माधवपुर मेले की बात करें तो यह कहाँ पर सेलिब्रेट होता है? गुजरात में। देखिए इसको हम ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। माधव लिखा हुआ है, माधव मतलब कृष्ण। कृष्ण की नगरी कौन सी है? द्वारका। और वो कहाँ पर है? गुजरात में। तो माधवपुर मेला कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। तो स्टेट से रिलेटेड भी एग्जाम में पूछा गया था, इसलिए आप इसको ध्यान रखिएगा। बात करें कि माधवपुर मेला किसकी याद में आयोजित किया जाता है, तो भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में आयोजित किया जाता है। सी आंसर। इनकी याद में क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? देखिए माधवपुर वह स्थान है जहाँ पर भगवान कृष्ण ने रुक्मिणी से विवाह किया था, इसलिए उनकी याद में गुजरात के माधवपुर नामक स्थान पर माधवपुर मेला जो है वो आयोजित किया जाता है भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की याद में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6 साल की उम्र में गिनीज बुक रिकॉर्ड बनाने वाली तक्षवी वघानी किस खेल से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, गुजरात के अहमदाबाद की स्केटिंग खिलाड़ी तक्षवी वघानी ने हाल ही में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। तक्षवी ने लोएस्ट लिम्बो स्केटिंग में 25 मीटर से अधिक स्केटिंग करने का विश्व रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम कर लिया है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में है। तक्षवी वघानी मात्र 6 साल की हैं और उन्होंने गिनीज बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज किया है। किस खेल से संबंधित है? स्केटिंग से। बी आंसर। किस संस्था द्वारा केरल में स्टेट ऑफ द आर्ट समर्सिबल प्लेटफॉर्म स्पेस का उद्घाटन किया गया? शॉर्ट फॉर्म देखें हम इसका, तो स्पेस का उद्घाटन किया गया। तो किस संस्था द्वारा केरल में स्पेस का उद्घाटन किया गया? डीआरडीओ द्वारा। हाल ही में फ्रेंड्स, डीआरडीओ ने नौसेना भौतिक एवं समुद्री विज्ञान प्रयोगशाला स्पेस की स्थापना की है, जो कि नौसेना प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगी। स्पेस का उपयोग जो है मुख्य रूप से सोनार प्रणाली के मूल्यांकन के लिए किया जाएगा। यहाँ पर यह चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि स्पेस का फुल फॉर्म क्या है? समर्सिबल प्लेटफॉर्म फॉर एकॉस्टिक कैरेक्टराइजेशन एंड वैल्यूएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो के प्रधान महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल जो है पीआईबी का वो नियुक्त किया गया है शेफाली बी चरण को। 1 अप्रैल 2024 को इन्होंने अपना पदभार जो है वो ग्रहण किया। शेफाली बी चरण की बात करें तो 1990 बैच की भारतीय सूचना सेवा की अधिकारी हैं। शेफाली बी चरण को मनीष देसाई के स्थान पर नियुक्त किया गया है। पीआईबी की हम बात कर रहे हैं, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो की। तो सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत भारत सरकार की एक नोडल एजेंसी है, जिसका काम क्या होता है? सरकारी नीतियों, कार्यक्रमों, पहलों एवं उपलब्धियों पर प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को जानकारी जो है वो प्रसारित करने का। क्लियर? तो शेफाली बी चरण को प्रधान महानिदेशक नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चर्चा में आए खिलाड़ी अर्जुन एरिगेसी किस खेल से संबंधित हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस खेल से संबंधित है फ्रेंड्स? ये चेस से संबंधित है। इंटरनेशनल चेस फेडरेशन ने अप्रैल महीने की रैंकिंग जो है वो जारी करी है, जिसमें भारत के दिग्गज खिलाड़ी विश्वनाथ आनंद को पीछे करते हुए अर्जुन एरिगेसी जो है वो देश के नंबर 1 शतरंज खिलाड़ी जो है वो बन गए हैं। अर्जुन एरिगेसी वर्ल्ड चेस रैंकिंग लिस्ट में 90वें स्थान पर हैं। अगर हम वर्ल्ड चेस रैंकिंग की बात करें तो पुरुषों में पहले नंबर पर जो हैं वो कौन है? नॉर्वे के मैग्नस कार्लसन। वहीं महिलाओं में बात करें तो पहले नंबर पर हैं हाउ यीफेन। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस राज्य के जापी, जो कि एक पारंपरिक शंकुआकार टोपी होती है, उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी असम के 6 समुदायों के 12 से अधिक उत्पादकों को जीआई टैग जो है वो दिया गया है। जापी उनमें से एक हैं। ये एक असम की पारंपरिक शंकुआकार टोपी है। इसके अलावा असम बिहू ढोल को भी जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया है। ध्यान रखिएगा किस राज्य से संबंधित है? असम से। अगला क्वेश्चन आता है। फोर्ब्स 38 एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी एनुअल वर्ल्ड बिलियनर्स लिस्ट जो है वो जारी करी गई है। किसके द्वारा जारी की गई है? फोर्ब्स के द्वारा। फोर्ब्स की इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में 77 कंट्री में 2781 अरबपति हैं। इन अरबपतियों की अगर संयुक्त संपत्ति मिला लें तो कितनी है? लगभग $14 ट्रिलियन के आसपास हैं। अगर इस लिस्ट में हम पहले स्थान की बात करें तो फ्रांस के बर्नार्ड अर्नॉल्ड एंड फैमिली वो पहले नंबर पर हैं, जिनके पास लगभग $233 बिलियन कैपिटल मौजूद हैं। अगर इस लिस्ट में हम बात करें तो फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के अध्यक्ष और सह प्रबंध निदेशक जो हैं मुकेश अंबानी, वो टॉप 10 अरबपतियों की सूची में जगह बनाने में कामयाब हुए हैं। इस सूची में मुकेश अंबानी जो है वो 90वें स्थान पर हैं। इस फोर्ब्स की रिपोर्ट में
एक और इंटरेस्टिंग चीज़ है, 37 साल की उम्र में ज़ेरोदा के जो सह संस्थापक हैं निखिल कामत, वो इस फोर्ब्स की सूची में सबसे कम उम्र के भारतीय अरबपति हैं। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। टॉप 3 देखें हम तो पहले नंबर पर बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली, सेकंड नंबर पर एलॉन मस्क, तीसरे नंबर पर जेफ बेजोस। तो ये टॉप 3 का क्रम है। यहाँ पर टॉप की बात हो रही है, फर्स्ट नंबर पर हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली। ए आंसर। राष्ट्रीय पुरुष खो खो चैंपियनशिप का खिताब किस राज्य ने जीता है? तो फ्रेंड्स, नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में 56वें नेशनल खो खो चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो किया गया। महाराष्ट्र की टीम ने रेलवे की टीम को हराकर 56वीं राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप जो है वो अपने नाम करी है। ध्यान रखिएगा, पुरुषों में जो विजेता रहा है वो रहा है महाराष्ट्र, और महिलाओं में भी बात करें तो भी महाराष्ट्र की टीम जो है वो विजेता रही है। तो यहाँ पर सी आंसर हमारा बिल्कुल सही होगा। भारतीय खो खो महासंघ की बात करें तो भारत में खो खो के लिए एक नेशनल गवर्निंग बॉडी है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? सुधांशु मित्तल हैं। अगला क्वेश्चन आता है, हाल ही में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया? तो वर्ल्ड्स फर्स्ट न्यूक्लियर एनर्जी समिट जो है ये आयोजित किया गया फ्रेंड्स बेल्जियम में। ब्रुसेल्स बेल्जियम में विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन जो है वो आयोजित किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? परमाणु ऊर्जा के कार्यान्वयन में तेजी लाना। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की बात करें तो ये परमाणु क्षेत्र में सहयोग के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय केंद्र हैं। ये संयुक्त राष्ट्र की एक एजेंसी है और ये परमाणु प्रौद्योगिकियों के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देती हैं। इस संस्था का गठन कब हुआ था? जुलाई 1957 में इसका गठन हुआ था और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार में बलबीर सिंह सीनियर अवार्ड फॉर मेल प्लेयर ऑफ द ईयर किसे दिया गया है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में हॉकी इंडिया ने 6th हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कारों की घोषणा करी है, जिसमें प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जो है पुरुषों में वो दिया गया है हार्दिक सिंह को। किसे दिया गया है? हार्दिक सिंह। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। वहीं अगर हम फ्रेंड्स वुमेन्स में बात करें कि प्लेयर ऑफ द ईयर का खिताब किसे दिया गया, तो सलीमा तेते को ये खिताब जो है वो दिया गया है। हॉकी इंडिया वार्षिक पुरस्कार की बात कर रहे हैं हम, तो हॉकी इंडिया द्वारा सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले भारतीय हॉकी खिलाड़ियों को ये प्रदान किया जाता है। सबसे पहले ये 2015 में देखिए दिया गया था। भारत में हॉकी खेल की सर्वोच्च संस्था है हॉकी इंडिया, जिसकी स्थापना कब हुई है? 2009 में हुई है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? दिलीप कुमार तिर्की हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 अप्रैल 2024 को भारतीय रिजर्व बैंक का 90वां स्थापना दिवस मनाया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस कमीशन की अनुशंसा पर की गई थी? तो किस कमीशन के रिकमेंडेशन पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी फ्रेंड्स? हिल्टन यंग कमीशन। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। 1 अप्रैल 2024 को आरबीआई का 90वां स्थापना दिवस जो है वो मनाया गया। आरबीआई की स्थापना जो है 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग कमीशन की सिफारिश पर की गई थी। आरबीआई जो है ये भारत का एक केंद्रीय बैंक है, जिसका मुख्यालय कहाँ पर है? मुंबई में है। और इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था आरबीआई का? 1949 में हुआ था। यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिमाग में रखिएगा कि आरबीआई की अगर हम पहले गवर्नर की बात करें तो वो कौन थे? सर ऑसबोर्न स्मिथ थे। वहीं अगर पहले भारतीय गवर्नर की बात करें तो सीडी देशमुख थे। क्लियर? वर्तमान में कौन है आरबीआई के गवर्नर? शक्तिकांत दास हैं। इसी में एक इन्फॉर्मेशन और कवर होती है कि 1 अप्रैल को फ्रेंड्स सीबीआई का भी स्थापना दिवस मनाया जाता है, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन का। और सीबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1963 में हुई थी। वर्तमान प्रमुख कौन है सीबीआई के? प्रवीण सूद हैं। सीबीआई जो है भारत सरकार की एक प्रमुख जांच एजेंसी है। तो ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक मतलब इंडियन वेट लिफ्टर जो है वो कौन है? तो फ्रेंड्स कौन है? मीराबाई चानू। पिछली बार इन्होंने टोक्यो ओलंपिक 2020 में रजत पदक जो है वो अपने नाम किया था। हाल ही में थाईलैंड के फुकेत में देखिए आयोजित IWF वर्ल्ड कप 2024 में ग्रुप बी में ये तीसरे स्थान पर रही है। उसके बाद इन्हें पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए कोटा जो है वो हासिल हुआ है और भारत की तरफ से पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक बनी है मीराबाई चानू। किस राज्य से आती है ये? मणिपुर राज्य से आती है। 2018 में इन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया चुका है। ये चीज़ भी आप दिमाग में रखिएगा। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और है, अगर हम बात करें कि ओलंपिक में वेट लिफ्टिंग में सबसे पहला मेडल जो है वो किसने जीता था, तो वो जीता था कर्णम मल्लेश्वरी ने। कहाँ से पदक जीता था इन्होंने? सिडनी ओलंपिक 2000 में। तो ये फर्स्ट पर्सन है जिन्होंने वेट लिफ्टिंग में ओलंपिक मेडल जो है वो अपने नाम किया था, कर्णम मल्लेश्वरी। और मीराबाई चानू जो है ये वेट लिफ्टिंग में पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय हैं। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा। हाल ही में किस राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया गया? तो कहाँ पर किया गया फ्रेंड्स? तमिलनाडु में। तमिलनाडु के राज्यपाल
RN रवि ने तमिलनाडु राज्य में परमवीर चक्र उद्यान का उद्घाटन किया है। इस उद्यान में स्पेशल ये चीज़ है कि यहाँ पर 21 परमवीर चक्र विजेताओं की मूर्ति जो है वो स्थापित की गई है। परमवीर चक्र जो है ये भारत का सर्वोच्च सैन्य सम्मान है जो युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाता है। कहाँ पर देखिए इसका उद्घाटन किया गया? परमवीर चक्र उद्यान का तमिलनाडु में किया गया। अब्देल फतह अल सीसी ने कौन सी बार मिस्र के राष्ट्रपति पद की शपथ ली है? तो इजिप्ट के राष्ट्रपति पद की शपथ ली इन्होंने तीसरी बार, थर्ड टाइम। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। पिछले साल दिसंबर 2023 में इन्होंने 90% मतों के साथ राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीता था। इजिप्ट के राष्ट्रपति के रूप में इनका कार्यकाल जो है 2030 तक चलेगा। अब्देल फतह अल सीसी की बात करें तो पहली बार ये 2014 में मिस्र मतलब इजिप्ट के राष्ट्रपति बने थे। इजिप्ट जो है ये एक अरब गणराज्य देश है जिसका अधिकांश भाग जो आता है वो उत्तरी अफ्रीका में आता है। इजिप्ट की राजधानी क्या है? काहिरा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 3 अप्रैल को पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह राज्यसभा से रिटायर हुए। निम्नलिखित में से कौन सी बुक डॉक्टर मनमोहन सिंह की आत्मकथा है? तो हाल ही में देश के पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो है वो राज्यसभा से रिटायर हो गए हैं। 33 साल तक ये राज्यसभा के सदस्य रहे थे। मनमोहन सिंह की बात कर रहे हैं। भारत के 13वें प्रधानमंत्री रहे, भारत के वित्त मंत्री भी रहे और RBI के 15वें गवर्नर के रूप में भी इन्होंने कार्य कर रखा है। अगर हम इनकी ऑटोबायोग्राफी की बात करें तो वो है चेंजिंग इंडिया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। चेंजिंग इंडिया जो है ये मनमोहन सिंह की आत्मकथा है। सी आंसर। विश्व के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज मोरा का 114 वर्ष की आयु में निधन हो गया। जुआन विसेंट पेरेज किस देश से संबंधित थे? देखिए जितने भी बुजुर्ग व्यक्ति का नाम आता है तो जापान हमारे दिमाग में आ जाता है, बट ये जापान के नहीं है, ये हैं वेनेजुएला के। दुनिया के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति जुआन विसेंट पेरेज का 114 साल की उम्र में निधन हो गया। किस देश से संबंध रखते हैं ये? वेनेजुएला से। फरवरी 2022 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने इन्हें सबसे बुजुर्ग व्यक्ति के रूप में नामित किया था। इनसे पहले देखिए पिछले साल मार्च में दुनिया की सबसे उम्रदराज महिला जोहान माजीबुको का, जो कि साउथ अफ्रीका से आती है, 128 साल की उम्र में निधन हुआ था। तो ध्यान रखिएगा जुआन विसेंट जो है ये किस देश से संबंधित है? वेनेजुएला। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। वैज्ञानिकों ने किस ग्रह के चंद्रमा मतलब उपग्रह कैलिसिटो पर ओजोन के प्रमाण खोजे हैं? तो हाल ही में फ्रेंड्स जो जुपिटर है बृहस्पति, उसके चंद्रमा मतलब उसके उपग्रह कैलिसिटो पर ओजोन गैस की खोज की गई है। ये खोज जो है भारतीय भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद के परमाणु और ऑप्टिकल भौतिकी प्रभाग के R रामचंद्रन और उनकी टीम के द्वारा की गई हैं। ओजोन गैस की बात कर रहे हैं हम, तो ये एक वायुमंडलीय गैस है जिसका फॉर्मूला क्या होता है? O3 होता है। ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनी होती हैं। इसका रंग जो होता है वो हल्का नीला होता है। ओजोन जो होती है ये वायुमंडल की ऊपरी परत समताप मंडल में पाई जाती हैं और ये सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को रोकती हैं। यहाँ पर हम कैलिस्टो मून की बात कर रहे हैं, तो ये बृहस्पति का दूसरा और सौरमंडल का तीसरा सबसे बड़ा चंद्रमा है। बृहस्पति का सबसे बड़ा चंद्रमा कौन सा है? गैनीमीड है। और ये पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह भी है। ठीक है, यहाँ पर जुपिटर बिल्कुल सही आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 के लिए किसे यूथ आइकन घोषित किया है? तो फ्रेंड्स हाल ही में इलेक्शन कमीशन ने आयुष्मान खुराना को लोकसभा चुनाव 2024 के लिए यूथ आइकन के रूप में घोषित किया है। यूथ आइकन बनाने का उद्देश्य क्या है? युवाओं को चुनाव में भाग लेने के लिए मोटिवेट करना। यहाँ पर आयुष्मान खुराना बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1 अप्रैल को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया जाता है? 1 अप्रैल को हर साल ओडिशा राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। इसे उत्कल दिवस के रूप में भी जाना जाता है। 1 अप्रैल 1936 को बिहार और बंगाल से अलग होकर ओडिशा जो है वो एक राज्य बना था। ओडिशा का देखिए पहला नाम जो था वो उड़ीसा था। फिर उड़ीसा नाम परिवर्तन अधिनियम 2011 के द्वारा 2011 में इसका नाम जो है वो उड़ीसा कर दिया गया। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा 1 अप्रैल को उत्कल दिवस मनाया जाता है। ओडिशा राज्य जो है वो अपना स्थापना दिवस मनाता है। सी आंसर बिल्कुल सही होगा। चर्चित अशदोद बंदरगाह किस देश में स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाल ही के दिनों में देखिए चर्चा में रहा, क्योंकि इजराइल के सुरक्षा मंत्रिमंडल ने गाजा तक अधिक सहायता पहुंचाने के लिए इजराइल के अशदोद बंदरगाह के उपयोग के लिए मंजूरी दे दी है। अक्टूबर 2023 को फिलिस्तीनी हमास गुट के आतंकी हमले के बाद इस बंदरगाह को बंद कर दिया गया था। हाल ही के दिनों में इस बंदरगाह को फिर से शुरू किया गया, इसीलिए अशदोद बंदरगाह जो है वो चर्चा में है। किस देश में स्थित है ये जरूर ध्यान रखिएगा, इजराइल में स्थित है। 1965 में सबसे पहले देखिए अशदोद बंदरगाह को खोला गया था। अशदोद बंदरगाह की बात करें तो इजराइल का सबसे बड़ा बंदरगाह है। ये भूमध्य सागरीय तट पर स्थित है। पिछले साल
इस हमले के दौरान जो भारतीय लोग इजराइल में फंस गए थे उनको भारत में लाने के लिए भारत सरकार द्वारा एक ऑपरेशन चलाया गया था। उस ऑपरेशन का नाम क्या था? ऑपरेशन अजय था। ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खबरों में रही मुश्क बुद्जी किस्म निम्न में से किसकी एक किस्म है? तो मुश्क बुद्जी किस्म जो है ये एक चावल की किस्म है। हाल ही में एक अध्ययन में पता चला है कि चावल की किस्म जो है मुश्क बुद्जी, इसमें एक खास तरीके की सुगंध जो है वो देखने को मिलती है और इसका मूल कारण जो है वो इसकी ऊंचाई पर खेती करना और तापमान को बताया गया है। मुश्क बुद्जी चावल की बात करें तो ये एक स्वदेशी चावल की किस्म है। कश्मीर हिमालय क्षेत्र में इसे उगाया जाता है और ये अपनी सुगंध और स्वाद के लिए जानी जाती हैं। 2023 में जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले के मुश्क बुद्जी चावल को जीआई टैग जो है वो प्रदान किया गया था। हाल ही में इस चावल पर एक रिसर्च भी की गई अभी, उसी रिसर्च के कारण ये चावल जो है सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, मुश्क बुद्जी किस्म जो है ये किसकी एक किस्म है? चावल की किस्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स नामक पुस्तक प्रकाशित हुई। रुक्मणी देवी अरुंडेल किस नृत्य से संबंधित हैं? तो फ्रेंड्स, रुक्मणी देवी अरुंडेल आर्ट्स रिवाइवलिस्ट एंड इंस्टीट्यूशन बिल्डर्स नामक एक पुस्तक जो है वो प्रकाशित हुई। किसके द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है? वी.आर. देविका के द्वारा ये पुस्तक जो है वो लिखी गई है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा। रुक्मणी देवी अरुंडेल की बात करें, भरतनाट्यम नृत्य से संबंधित हैं। किस नृत्य से? भरतनाट्यम। भरतनाट्यम जो है ये तमिलनाडु का एक शास्त्रीय नृत्य है। रुक्मणी देवी अरुंडेल जो है ये भारतीय इतिहास की पहली महिला थी जिन्हें भारत की संसद के ऊपरी सदन राज्यसभा के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विश्व बैंक के अनुसार वर्ष 2024 में भारत की अर्थव्यवस्था कितने प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है? तो फ्रेंड्स, विश्व बैंक ने भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में हाल ही में देखिए अपना अनुमानी आंकड़ा जो है वो फिर से रिवाइज किया है। भारत की अर्थव्यवस्था को उन्होंने 1.2% से बढ़ाया है। 2024 में देखिए भारत की अर्थव्यवस्था 7.5% की दर से बढ़ने का उन्होंने अनुमान लगाया है। FY24 वृद्धि के लिए विश्व बैंक का जो पिछला अनुमान था वो 6.3% था, उसको उन्होंने देखिए रिवाइज करके 7.5% कर दिया है। विश्व बैंक ने रिपोर्ट में ये भी बताया है कि अगले 2 वर्षों में दुनिया में सबसे तेज विकास जो है वो दक्षिण एशियाई क्षेत्रों में देखने को मिलेगा और साल 2025 में दक्षिणी एशियाई देशों की कुल विकास दर जो है वो 6.1% रहने का अनुमान लगाया है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 7.5 बी आंसर बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन आता है, द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी बुक किसके द्वारा लिखी गई है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी सैम पित्रोदा द्वारा लिखित पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी जो है वो लॉन्च की गई है। इस पुस्तक में उन्होंने लोकतंत्र पर मतलब डेमोक्रेसी पर चर्चा की है कि कैसे आजकल ध्रुवीकृत राजनीति, सत्तावादी शासन व्यवस्था, झूठ, नफरत, गलत सूचना, इनके कारण आज वैश्विक लोकतंत्र को जो नुकसान पहुंच रहा है उसके बारे में इस बुक के अंदर चर्चा की गई है। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, सैम पित्रोदा द्वारा लिखी गई द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी। अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस देश की खिलाड़ी मेया बाउचर को मार्च माह का आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो फ्रेंड्स, आईसीसी द्वारा मार्च माह के लिए आईसीसी प्लेयर्स ऑफ द मंथ की घोषणा की गई है। पुरुषों में तो श्रीलंका के खिलाड़ी हैं कमिंदु मेंडिस, इन्हें आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। वहीं फीमेल में बात करें तो मेया बाउचर जो कि इंग्लैंड की खिलाड़ी हैं, उनके न्यूजीलैंड के खिलाफ शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मार्च माह का आईसीसी फीमेल प्लेयर ऑफ द मंथ के रूप में चुना गया है। यहाँ पर बी आंसर बिल्कुल सही होगा, इंग्लैंड से संबंधित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसे विप्रो समूह के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ और एमडी मतलब मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है? किसे नियुक्त किया गया है? श्रीनिवास पालिया को। श्रीनिवास पालिया को विप्रो समूह के सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। उन्होंने किनका स्थान लिया है? थियरी डेलापोर्ट का स्थान लिया है। विप्रो की बात कर रहे हैं तो सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक सर्विस देने वाली कंपनी है जिसकी स्थापना 1945 में हुई थी और इसका मुख्यालय कहाँ पर है? बेंगलुरु में। विप्रो के संस्थापक कौन है? अजीम प्रेमजी हैं। ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, यहाँ पर श्रीनिवास पालिया बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। इनमें से कौन मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। सुमित नागल जो है फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा, मोंटे कार्लो मास्टर्स के मुख्य ड्रॉ मैच जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए। उन्होंने शुरुआती दौर में ही इटली के 35वीं रैंक की वरीयता प्राप्त मोटेओ अर्नोल्डी को हराकर ये रिकॉर्ड जो है वो अपने नाम किया है। सुमित नागल जो है ये विजय अमृतराज और रमेश कृष्णन के बाद
मोंटे कार्लो में मुख्य ड्रॉ में शामिल होने वाले केवल तीसरे भारतीय हैं। इसी के साथ साथ वो क्ले पर मास्टर्स 1000 में जीतने वाले पहले पुरुष भारतीय एकल खिलाड़ी भी बन गए हैं। सुमित नागल की बात करें तो भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं और वर्तमान में भारत में ये नंबर 1 रैंक पर हैं। यहाँ पर हमने मोंटे कार्लो मास्टर्स की बात करी तो ये हमको पता होना चाहिए। तो ये पुरुष पेशेवर खिलाड़ियों के लिए एक वार्षिक टेनिस टूर्नामेंट है जो कि फ्रांस में आयोजित किया जाता है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पर सुमित नागल बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। वर्ल्ड हेल्थ डे, विश्व स्वास्थ्य दिवस 2024 की थीम क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा भी गया था पहले। 7 अप्रैल को मनाया जाता है विश्व स्वास्थ्य दिवस। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? माई हेल्थ माई राइट। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। 2023 में इसकी थीम क्या थी? हेल्थ फॉर ऑल। और 2024 में है माई हेल्थ माई राइट। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा 7 अप्रैल 1948 को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाने की स्थापना की गई थी। पहली बार कब मनाया गया था ये जरूर ध्यान रखिएगा, 1950 में। और ये मनाने का उद्देश्य क्या है? लोगों को शारीरिक, मानसिक और सामाजिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए प्रेरित करना, मतलब जागरूक करना। यहाँ पर माई हेल्थ माई राइट बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में उगादी उत्सव नव वर्ष के रूप में मनाया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो फ्रेंड्स, हिंदी कैलेंडर के अनुसार हिंदू नव वर्ष के चैत्र माह से नए साल की शुरुआत जो है वो मानी जाती है। इस वर्ष 9 अप्रैल से हिंदू वर्ष की शुरुआत जो है वो हुई है। अब इस नव वर्ष के दौरान भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से नव वर्ष को सेलिब्रेट किया जाता है। जैसे कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गोवा, यहाँ पर नव वर्ष को उगादी के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही पूछा जा रहा क्वेश्चन में, यहाँ पर कर्नाटक बिल्कुल सही आंसर होगा। महाराष्ट्र में नव वर्ष को गुड़ी पड़वा के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। कश्मीर में नवरोज के रूप में, केरल में विशु के रूप में, पंजाब में वैशाखी, असम में रोंगली बिहू और तमिलनाडु, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, पुथांडु के रूप में नव वर्ष को सेलिब्रेट करता है। ठीक है, तो ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स। चर्चा में रहा बोकारो स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था? तो पहली बात तो ये चर्चा में क्यों है? देखिए फ्रेंड्स, बोकारो स्टील प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थापित किया गया था? झारखंड में स्थापित किया गया था 1964 में। अभी सुर्खियों में इसलिए है, बोकारो स्टील प्लांट में गैस पाइपलाइन फट जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस जो है वहाँ पर लीक हो गई थी, जिससे काफ़ी जनहानि देखने को मिली। इसीलिए बोकारो स्टील प्लांट जो है वो सुर्खियों में है। ये ध्यान रखिएगा, कहाँ पर स्थित है? ये झारखंड में स्थित है। बोकारो स्टील प्लांट की बात करें तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी 1964 में ये स्थापित किया गया था। किसके सहयोग से स्थापित किया गया था? सोवियत संघ के सहयोग से स्थापित किया गया था। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। देश के अंदर और भी स्टील प्लांट हैं जो कि अलग अलग देशों के सहयोग से स्थापित किए गए हैं। जैसे राउरकेला का स्टील प्लांट जो कि उड़ीसा में स्थित है, किसके सहयोग से देखिए स्थापित किया गया था? जर्मनी के सहयोग से। 1959 में यह स्थापित किया गया था। 1959 में ही रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के अंदर भिलाई स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था। 1962 में यूनाइटेड किंगडम के सहयोग से पश्चिम बंगाल में दुर्गापुर स्टील प्लांट जो है वो स्थापित किया गया था। और बोकारो स्टील प्लांट जो कि झारखंड में है, ये सोवियत संघ के सहयोग से 1964 में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो ये 4 इंपॉर्टेंट स्टील प्लांट है देश के अंदर। किन किन देशों के सहयोग से स्थापित किए गए थे ये भी हमने क्लियर कर लिया है। यहाँ पर हमने फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करी थी कि अभी बोकारो स्टील प्लांट में गैस पाइप फट जाने से कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो गैस लीक हुई थी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड की बात करें तो ये क्या है? एक रंगहीन गैस है और ये गैस जो है हवा से थोड़ी हल्की होती है। इसका फॉर्मूला क्या है? CO। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये काफ़ी हानिकारक गैस है, शरीर को काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन 16वें वित्त आयोग के सदस्य नहीं है? तो फ्रेंड्स, भारत सरकार ने हाल ही में अभी प्रसिद्ध अर्थशास्त्री मनोज पांडा को 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया है। और मनोज पांडा जो है ये किनका स्थान लेंगे? निरंजन राज्याध्यक्ष का स्थान लेंगे। 16वें वित्त आयोग की बात करें तो इसका गठन 31 दिसंबर 2023 को राष्ट्रपति मुर्मू द्वारा संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत किया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया हैं, जो कि नीति आयोग के पूर्व उपाध्यक्ष रहे हैं। 16वां वित्त आयोग जो है ये 31 अक्टूबर 2025 तक राष्ट्रपति को अपनी रिपोर्ट जो है वो सौंपेगा। और 16वें वित्त आयोग की सिफारिश जो है 1 अप्रैल 2026 से 31 मार्च 2032 तक लागू रहेगी। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, हाल ही में अभी 16वें वित्त आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है
मनोज पांडा को। ए आंसर। केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने किस राज्य में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज करी है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी केरल विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव में 5200 साल पुरानी हड़प्पा बस्ती की खोज करी है। इस खोज में टेराकोटा मिट्टी के बर्तन, चीनी मिट्टी के बर्तन, कई सारी कलाकृतियाँ और जानवरों की हड्डियाँ जो है वो प्राप्त हुई हैं। कुछ साल पहले ही खोजकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ जिले के खटिया गांव के बाहरी इलाके में 500 कब्रों वाले एक सामूहिक दफन स्थल की खोज करी थी। गुजरात में हड़प्पा सभ्यता के देखिए 3 प्रमुख स्थल जो है वो हमको देखने को मिलते हैं, जैसे कि लोथल, जो कि एक प्रमुख बंदरगाह शहर था। रंगपुर, ये भी गुजरात में स्थित है, जहाँ पर धान की खेती के होने के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। और धोलावीर, ये भी गुजरात में है, जहाँ पर टेराकोटा मिट्टी के बर्तन जो है उनके होने के साक्ष्य हमको देखने को मिलते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ये आंसर सही होगा गुजरात। अगला क्वेश्चन लेते हैं। विश्व डोपिंग निरोधक एजेंसी द्वारा जारी की गई 2022 रिपोर्ट के अनुसार किस देश में सर्वाधिक डोपिंग के मामले देखे गए हैं? तो वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने हाल ही में अभी एक रिपोर्ट जारी करी है। इस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में डोपिंग के सबसे ज़्यादा मामलों की संख्या जो है वो देखने को मिली है भारत के अंदर। 1 जनवरी 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक भारतीय एथलीटों के 3865 टेस्ट जो है वो किए गए, जिसमें से 125 टेस्ट जो है वो पॉजिटिव पाए गए। विश्व में भारत एकमात्र ऐसा देश है जहां पर 100 से अधिक सकारात्मक परिणाम जो है वो देखने को मिले हैं, मतलब 100 से ज़्यादा टेस्ट जो है वो पॉजिटिव आए हैं। इस रिपोर्ट में रूस जो है भारत के बाद दूसरे नंबर पर हैं और संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो तीसरे नंबर पर हैं। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर भारत बिल्कुल सही आंसर होगा। निम्न में से किसे स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुना गया है? तो हाल ही में अभी पीटर पेलेग्रिनी ने इवान कोर्सोक को हराकर स्लोवाकिया का राष्ट्रपति चुनाव जो है वो जीत लिया है। पीटर पेलेग्रिनी की बात करें तो ये स्लोवाकिया के सत्तारूढ़ नेशनलिस्ट पार्टी के सदस्य हैं और स्लोवाकिया के ये 6वें राष्ट्रपति बने हैं। ध्यान रखिएगा, पीटर पेलेग्रिनी। सी आंसर यहाँ पर सही होगा। स्लोवाकिया देश की बात करें तो यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है जिसकी कैपिटल क्या है? ब्राटिस्लावा। और वर्तमान में स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री कौन है? रॉबर्ट फिको हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हर साल किस दिन को विश्व पार्किंसंस दिवस के रूप में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो हर साल 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस जो है वो मनाया जाता है। यह दिन जो है जेम्स पार्किंसन की जयंती का प्रतीक है, जो कि एक न्यूरोलॉजिस्ट थे। 1 अप्रैल 1755 को डॉक्टर जेम्स पार्किंसंस का जन्म हुआ था। इन्होंने 1817 में न्यूरो डिजेनरेटिव विकार के पहले मामले की खोज की थी। इस दिवस को मनाया जाने का उद्देश्य क्या होता है? पार्किंसंस रोग के बारे में जागरूकता पैदा करना। पार्किंसंस रोग जो है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है, जिसकी वजह से लोगों के शरीर में अनचाहे मूवमेंट जो है वो होने लगते हैं। इस बीमारी से पीड़ित लोगों को चलने फिरने में परेशानी होती है, जिससे उनके शरीर का बैलेंस जो है वो बिगड़ने लगता है। पार्किंसंस रोग जो होता है ये तब होता है जब मस्तिष्क के अंदर जो तंत्रिका कोशिका होती है, हमारी न्यूरोसेल्स जो होती है, वो डोपामाइन नामक शरीर के रसायन का पर्याप्त मात्रा में निर्माण नहीं करती हैं। तो ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, पार्किंसंस रोग जो है ये एक ब्रेन डिसऑर्डर है और इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 11 अप्रैल को विश्व पार्किंसंस दिवस जो है वो मनाया जाता है। डी आंसर। सरहुल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स, सरहुल त्योहार जो है ये कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है? झारखंड के अंदर। हाल ही में अभी 11 अप्रैल को झारखंड राज्य में जनजातियों द्वारा सरहुल पर्व जो है वो मनाया गया। ये एक नए साल का प्रतीक होता है, जो कि चैत्र महीने के तीसरे दिन शुक्ल तृतीय तिथि को मनाया जाता है। झारखंड के मुंडा, उराव, हो और आदि जनजाति द्वारा ये त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। सरहुल त्यौहार के दौरान यहाँ पर जनजातियों द्वारा वृक्षों और प्रकृति के अन्य तत्वों की पूजा की जाती है। ध्यान रखिएगा, झारखंड राज्य में सेलिब्रेट किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। महाराष्ट्र के किस जिले के सितार और तानपुरा को भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है वो दिया गया है? तो महाराष्ट्र के सांगली जिले के सितार और तानपुरा को हाल ही में भौगोलिक संकेत जीआई टैग जो है वो दिया गया है। सांगली जिले का जो कस्बा है मिरज, वो मुख्य रूप से संगीत वाद्यंत्र बनाने की शिल्प कौशल के लिए जाना जाता है। मिरज में सितार और तानपुरा बनाने की परंपरा जो है वो 300 साल से भी अधिक पुरानी है। ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के सांगली जिले के सितार और तानपुरा को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। ये आंसर। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में अपने फैसले में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को किस अनुच्छेद के तहत मौलिक अधिकार माना है? तो फ्रेंड्स,
जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने हाल ही में स्टेटमेंट दिया, जिसमें उन्होंने बताया कि स्वच्छ स्थिर पर्यावरण के बिना जीवन और समानता के अधिकारों को पूरी तरीके से महसूस नहीं किया जा सकता। DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 3 जजों की पीठ ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 48A में ये प्रावधान है कि राज्य पर्यावरण की रक्षा और सुधार करने और देश के जंगलों और वन्य जीव की रक्षा करने का प्रयास करेगा। इसी के साथ साथ अनुच्छेद 51A के खंड G में ये कहा गया है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह जंगलों, झीलों, नदियों, वन्य जीवों और प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा और सुधार करेगा। इसी के साथ साथ जीवित प्राणियों के प्रति दया भाव रखेगा। तो फ्रेंड्स, हाल ही के दिनों में जलवायु परिवर्तन के खिलाफ अधिकार को अनुच्छेद 21 और 14 से जोड़ते हुए मुख्य न्यायाधीश ने स्टेटमेंट जारी किया है। तो यहाँ पर अनुच्छेद 21 सी आंसर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा, ये किस देश में स्थित है? तो ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट जो है ये कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। हाल ही में फ्रेंड्स अभी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के प्रमुख जो हैं राफेल मारियानो, उन्होंने बताया है कि ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट पर ड्रोन अटैक जो है वो देखने को मिला है, जिससे एक बड़ी परमाणु दुर्घटना का खतरा जो है वो बढ़ गया है। ज़ैपोरिज़िया प्लांट की बात करें तो ये 6 परमाणु रिएक्टर वाला एक प्लांट है और यूरोप में सबसे बड़ा और दुनिया का 9वां सबसे बड़ा प्लांट है। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था, क्योंकि यहाँ पर अभी ड्रोन अटैक देखने को मिला। ज़ैपोरिज़िया न्यूक्लियर प्लांट कहाँ पर स्थित है? यूक्रेन में स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है, टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य में खोज की गई नेप्टिस फिलायरा किस प्रजाति से संबंधित है? तो फ्रेंड्स, टेल वैली वन्य जीव अभ्यारण्य जो है ये कहाँ पर है? ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और वहाँ पर अभी नेप्टिस फिलायरा नामक एक नई प्रजाति की खोज की गई है, जो कि एक तितली की नई प्रजाति है। नेप्टिस फिलायरा तितली जो है ये तितलियों के निम्फालिडे परिवार का एक हिस्सा है, जो कि तितलियों का एक सबसे बड़ा परिवार है, जिसकी 6000 से अधिक प्रजातियां जो है दुनिया भर में फैली हुई हैं। तो ध्यान रखिएगा, नेप्टिस फिलायरा जो है ये किस प्रजाति से संबंधित हैं? तितली से संबंधित हैं। ये आंसर। चर्चा में रहा सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में स्थित है? तो फ्रेंड्स, केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य के आसपास 1 किलोमीटर से 2 किलोमीटर तक के क्षेत्र को पर्यावरण संवेदनशील क्षेत्र के रूप में सीमांकन करने के लिए अधिसूचना जो है वो जारी करी है। इसीलिए ये काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में था। 25 वर्ग किलोमीटर में फैला सुखना वन्य जीव अभ्यारण्य की बात करें तो ये चंडीगढ़ के प्रशासनिक नियंत्रण में आता है और इसकी सीमाएं जो है हरियाणा और पंजाब से लगती हैं। तो यहाँ पर चंडीगढ़ बिल्कुल सही आंसर होगा, बी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हुरुन ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 के अनुसार यूनिकॉर्न के मामले में भारत का कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स, यूनिकॉर्न क्या होते हैं? 1 अरब डॉलर मतलब 8,300 करोड़ रुपए या इससे ज़्यादा वैल्यूएशन वाले स्टार्टअप जो होते हैं वो यूनिकॉर्न कहलाते हैं। हुरुन रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 जो है वो जारी किया गया है। इस इंडेक्स के अनुसार 2023 में भारत में यूनिकॉर्न कंपनियों की संख्या घटकर 67 रह गई है। 2022 और 2023 में भारत में 68 यूनिकॉर्न कंपनियां मौजूद थी। हुरुन ने एडटेक कंपनी बायजूस को यूनिकॉर्न की लिस्ट से बाहर कर दिया है। इस रिपोर्ट के अनुसार पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां पर 703 यूनिकॉर्न कंपनी है। सेकेंड नंबर पर चीन है, तीसरे नंबर पर भारत है। इस लिस्ट में दुनिया का टॉप यूनिकॉर्न की बात करें तो वो कौन सा है? बाइट डांस है, जो कि चीन का है, टिकटॉक की एक पेरेंट कंपनी है। यूनिकॉर्न के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा स्थान है, सी आंसर सही होगा। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में भारत के कुल कितने विश्वविद्यालय शामिल हैं? तो हाल ही के दिनों में अभी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 जारी की गई। इस रैंकिंग में कुल 1559 संस्था जो है वो शामिल की गई हैं। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में बात करें तो 69 भारतीय विश्वविद्यालयों ने अपनी जगह जो है वो बनाई है। कितनी? 69, सी आंसर यहाँ पर सही होगा। भारत का जो आईआईटी बॉम्बे है वो शीर्ष रैंक वाला भारतीय संस्थान है, जिसने 149वां स्थान जो है वो हासिल किया है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग की बात करें तो इस रैंकिंग में विश्व भर के विश्वविद्यालयों के प्रदर्शन और गुणवत्ता का मूल्यांकन किया जाता है। ध्यान रखिएगा, भारत के 69 विश्वविद्यालय जो है इस सूची में शामिल किए गए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विश्व पृथ्वी दिवस 2024 की थीम क्या है? वर्ल्ड अर्थ डे 2024 जो है इसकी थीम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
हर साल फ्रेंड्स 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। 2024 में 54वां विश्व पृथ्वी दिवस जो है वो मनाया गया। 2024 में इस दिवस की थीम क्या थी? प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। 2023 में इस दिवस की थीम क्या थी? इन्वेस्ट इन अवर प्लेनेट। विश्व पृथ्वी दिवस जो है पहली बार 1970 में मनाया गया था। लोगों के भीतर पर्यावरण के प्रति जागरूकता फैलाने और धरती को, अर्थ को बचाने के लिए किए जा रहे प्रयासों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ल्ड अर्थ डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। यहाँ पर सी आंसर बिल्कुल सही होगा, प्लेनेट वर्सेस प्लास्टिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। गुजरात में लगभग 4.5 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज की गई। सांप के इस जीवाश्म को क्या नाम दिया गया? तो फ्रेंड्स, IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में लगभग 4.5 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज करी है। खोजकर्ताओं ने इस जीवाश्म को वासुकी इंडिकस का नाम दिया है। क्या नाम दिया है? वासुकी इंडिकस। ए आंसर यहाँ पर सही होगा। शोधकर्ताओं ने इस जीवाश्म को लगभग 4.7 करोड़ साल पहले मध्ययुगीन काल का बताया है। इसी के साथ साथ शोधकर्ताओं का मानना है कि शायद ये अब तक के सबसे बड़े सांपों में से एक रहा होगा। तो ध्यान रखिएगा, गुजरात के कच्छ में लगभग 4.5 करोड़ साल पुराने विशालकाय सांप के जीवाश्म की खोज की गई, जिसका नाम क्या रखा गया? वासुकी इंडिकस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2024 प्रतियोगिता जीतने वाली तस्वीर का शीर्षक क्या है? तो फ्रेंड्स, फोटोग्राफर मोहम्मद सलेम को गाजा में तबाही का मंजर दिखाने वाली तस्वीर के लिए प्रतिष्ठित वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया है। और इनके फोटो का जो शीर्षक था वो क्या था? अ फिलिस्तीन वुमेन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीस। इस फोटो में संघर्ष के दौरान एक फिलिस्तीनी महिला अपनी भतीजी के शव को गले लगाते हुए दिखाई देती हैं, जो कि फिलिस्तीन के भयानक मंजर को दर्शाता है। तो इस फोटोग्राफ के लिए मोहम्मद सलेम को वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर का पुरस्कार जो है वो दिया गया है। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर की बात करें तो हर साल डच फाउंडेशन वर्ल्ड प्रेस फोटो द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया जाता है। ये पुरस्कार फोटोग्राफरों को उनके पत्रकारिता में दिए गए योगदान के लिए दिया जाता है। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा। अ फिलिस्तीन वुमेन एम्ब्रेसेस द बॉडी ऑफ हर नीज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। त्रिशूर पूरम किस भारतीय राज्य में मनाया जाने वाला एक प्रसिद्ध मंदिर उत्सव है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी केरल राज्य के त्रिशूर शहर में त्रिशूर पूरम उत्सव जो है वो मनाया गया है। त्रिशूर पूरम उत्सव जो है हर साल अप्रैल में त्रिशूर में स्थित वडक्कुनाथन मंदिर में आयोजित किया जाता है। त्रिशूर पूरम भगवान शिव के सम्मान में मनाया जाने वाला एक उत्सव है। इस उत्सव का सबसे आकर्षण वाला पार्ट जो होता है वो होता है हाथियों की परेड। एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया था ये, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर केरल बिल्कुल सही आंसर होगा, सी आंसर। अगला क्वेश्चन लेते हैं। निम्नलिखित में से किसे एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया से आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक पावुल्लूरी सुब्बा राव को एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया ASI द्वारा प्रतिष्ठित आर्यभट्ट पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। पावुल्लूरी सुब्बा राव की बात करें तो इसरो के पूर्व वैज्ञानिक के साथ साथ अनंत टेक्नोलॉजी लिमिटेड के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी हैं। पावुल्लूरी सुब्बा राव को यह पुरस्कार भारत में अंतरिक्ष विज्ञान को बढ़ावा देने और उनके महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर डी आंसर बिल्कुल सही होगा, पावुल्लूरी सुब्बा राव। अगला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही के दिनों खबरों में रही लक्ष्मण तीर्थ नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो फ्रेंड्स, लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये सुर्खियों में थी। क्यों थी? क्योंकि भीषण सूखे की स्थिति और भीषण गर्मी के कारण लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है अब पूरी तरीके से सूख गई है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। लक्ष्मण तीर्थ नदी जो है ये कावेरी नदी की एक सहायक नदी है। इस नदी का उद्गम ब्रह्मगिरी पहाड़ी कर्नाटक से होता है और यह कृष्णा राजा सागर झील में कावेरी नदी से मिलती है। इस नदी की लंबाई कितनी है? 180 किलोमीटर है। बट अब ये नदी जो है पूरी तरीके से सूख चुकी है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में रही। ध्यान रखिएगा, कावेरी नदी की सहायक नदी, डी आंसर। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट के अनुसार, सिप्री के अनुसार 2023 में सेनाओं और हथियारों पर खर्च करने के मामले में भारत दुनिया में कौन से स्थान पर है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में अभी सिप्री की रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया में इस वक्त हथियारों, गोला बारूद और दूसरे सैन्य सामानों पर जितने भी देश हैं वो जितना पैसा खर्च कर रहे हैं उतना आज से पहले कभी भी नहीं हुआ है। इस रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में कुल सैन्य खर्च जो देखा गया है वो कितना देखा गया है? 24.4 खरब डॉलर, जो कि 2022 की तुलना में लगभग 7% ज़्यादा है। सैन्य खर्च के मामले में जो पहले नंबर पर देश आता है वो है अमेरिका, जो दुनिया में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करता है
सेनाओं और हथियारों पर, जो कि है लगभग 916 अरब डॉलर का। दूसरे नंबर पर आता है चाइना, जो कि अपनी सेनाओं और हथियारों पर पैसा खर्च करता है लगभग 296 अरब डॉलर का। वहीं तीसरे नंबर पर आता है रशिया, जो कि लगभग 109 अरब डॉलर खर्च करता है। और फोर्थ नंबर पर आता है भारत, जो कि लगभग 83.6 अरब डॉलर पैसा जो है वो खर्च करता है। ये 2023 के आंकड़े हैं कि किन किन देशों ने अपनी सेना और हथियारों पर कितना पैसा खर्च किया है। तो भारत जो है वो चौथे नंबर पर आता है। सी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। चर्चित मुदुमलाई टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? तो फ्रेंड्स, हाल ही में मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में अजीब सी बीमारी का प्रकोप जो है वो देखने को मिला। इस बीमारी का नाम है मेंगे, जो कि जंगली कुत्तों में देखने को मिली है। मेंगे एक प्रकार का त्वचा रोग है और यह रोग स्तनधारियों को प्रभावित करता है। एशियाई जंगली कुत्ते तमिलनाडु के मुदुमलाई टाइगर रिजर्व में एशियाई जंगली कुत्तों में मेंगे नामक बीमारी का प्रकोप जो है वो देखने को मिला है, इसीलिए सुर्खियों में था। ध्यान रखिएगा, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो फ्रेंड्स, किस अनुसूची में है? अनुसूची 11। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। 11वीं अनुसूची की बात करें तो 73वें संविधान संशोधन अधिनियम के द्वारा 1992 में से जोड़ा गया था। इस अनुसूची में 29 विषय शामिल हैं। इस अनुसूची में पंचायत की शक्तियाँ, ग्रामीण विकास, गरीबी उन्मूलन, बाजार, सड़क और पीने के पानी जैसे जरूरी विषय जो है वो शामिल हैं। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा कि हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया जाता है। इस वर्ष 14वां राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है वो मनाया गया। पहला राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जो है 2010 में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह द्वारा घोषित किया गया था। 2011 से भारत की केंद्र सरकार ने हर साल 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा करी थी। तो ये चीज़ भी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। किस अनुसूची से संबंधित है? अनुसूची 11। अगला क्वेश्चन लेते हैं। चिथिराई त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट है। देखिए, तमिलनाडु के मदुरै में मीनाक्षी मंदिर में हर साल चिथिराई उत्सव जो है वो मनाया जाता है। इस त्योहार के दौरान भगवान विष्णु अपनी बहन मीनाक्षी और भगवान सुंदरेश्वर के विवाह समारोह में शामिल होने आते हैं, जिसे चिथिराई के रूप में मनाया जाता है। चिथिराई उत्सव जो है ये पारंपरिक तमिल कैलेंडर के अनुसार चिथिराई महीने मतलब कि चैत्र माह में मनाया जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, चिथिराई उत्सव तमिलनाडु से संबंधित है। हाल ही में खिलाड़ी सौरव घोषाल ने संन्यास की घोषणा की। सौरव घोषाल का संबंध किस खेल से है? तो भारतीय स्क्वाश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। सौरव घोषाल ने 22 सालों तक स्क्वाश में भारत का प्रतिनिधित्व किया है। किस स्टेट से बिलोंग करते हैं ये? पश्चिम बंगाल से। 2007 में इन्हें इनकी उपलब्धियों के लिए अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। 2022 कॉमनवेल्थ गेम और 2022 एशियन गेम्स में भी इन्होंने मेडल जो है वो अपने नाम किया था। एशियन गेम्स में तो इन्होंने टीम इवेंट में गोल्ड मेडल जो है वो जीता था। तो फेमस स्क्वाश खिलाड़ी सौरव घोषाल ने हाल ही में संन्यास की घोषणा करी है। बी आंसर यहाँ पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में चुनावों से चर्चा में आई शेम्पेन जनजाति कहाँ पर निवास करती है? भारत में विशेष रूप से कमजोर जनजाति समूहों में शामिल शेम्पेन जनजाति जो है ये अंडमान निकोबार में निवास करती हैं और लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में अपना वोट डालकर इस बार इन्होंने पहली बार चुनाव प्रक्रिया में पार्टिसिपेट किया है, इसीलिए बहुत ज़्यादा सुर्खियों में है। शेम्पेन जनजाति, ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक भाग में स्थित हैं। शेम्पेन जनजाति के लोग जो हैं ये भारत के ग्रेट निकोबार द्वीप के आंतरिक भाग में रहते हैं। ये एक अनुसूचित जनजाति हैं जो कि कमजोर जनजाति समूहों में शामिल हैं। 2011 जनगणना में इनकी संख्या कितनी थी? 229 थी और ये मूल रूप से शोम्पेन भाषा जो है वो बोलते हैं। यहाँ पर निकोबार द्वीप में ये निवास करते हैं। बी आंसर। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का पुरस्कार किसे दिया गया? तो फ्रेंड्स, हाल ही में स्पेन के मैड्रिड में लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2024 जो है वो प्रदान किए गए, जिसमें लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 का खिताब जो है वो दिया गया नोवाक जोकोविच को। 5वीं बार ये स्पोर्ट्समैन का इनको खिताब दिया गया। 5वीं बार उनको ये खिताब जो है वो दिया गया। नोवाक जोकोविच, सी आंसर बिल्कुल सही होगा। एक टेनिस खिलाड़ी हैं जो कि सर्बिया देश से आते हैं। अगर हम लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर 2024 की बात करें तो ये खिताब जीता है स्पेन की फुटबॉलर एताना बोनमाती ने। ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा। लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड की बात करते हैं, खेल के क्षेत्र में योगदान देने के लिए खिलाड़ियों और टीम को इनके द्वारा सम्मानित किया जाता है। पहली बार ये सम्मान जो है वर्ष 2000 में दिए गए थे।
यहाँ पर नोवाक जोकोविच बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास किस संस्था ने हाल ही में किया है? तो फ्रेंड्स, देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट का विकास जो है वो हाल ही में डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे DRDO के नाम से भी जाना जाता है, उसने किया है। किसने? DRDO ने। देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट पॉलीमर बैंकिंग और मोनोलिथिक सिरेमिक प्लेट से बनी है। इस जैकेट की खास बात यह है कि ये स्नाइपर गोलियों और गोला बारूद से सुरक्षा जो है वो प्रदान करती हैं, और ये अभी तक की देश की सबसे हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट हैं। DRDO द्वारा इसका विकास किया गया। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में किस राज्य ने खोंजोंग दिवस जो है वो सेलिब्रेट किया है? तो हर साल मणिपुर राज्य सरकार जो है वो 23 अप्रैल को खोंजोंग दिवस जो है वो मनाती हैं। ये दिवस जो है 23 अप्रैल 1851 के एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में मनाया जाता है। 1951 का सशस्त्र संघर्ष मणिपुर रियासत और ब्रिटिश साम्राज्य के बीच लड़ी गई एक अंतिम लड़ाई थी। इसमें मणिपुर जो था वो युद्ध हार गया था। तो एंग्लो मणिपुर युद्ध की याद में मणिपुर सरकार जो है हर साल खोंजोम दिवस जो है वो मनाती हैं। कौन? मणिपुर। बी आंसर। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो फ्रेंड्स, जून के महीने में ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन किया जाना है। कहाँ पर किया जाना है? अमेरिका, वेस्ट इंडीज़ में। हाल ही में अभी जमैकन एथलीट उसेन बोल्ट को ICC द्वारा मेंस T20 विश्व कप 2024 के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। उसेन बोल्ट आप सभी को पता ही होगा, वर्ल्ड के सबसे फास्टेस्ट मैन। 2008, 2012 और 2016 ओलंपिक में इन्होंने कंसिस्टेंट होते हुए 100 मीटर में गोल्ड मेडल जो है वो जीता है। इन्हें पुरुष T20 विश्व कप 2024 के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में नियुक्त किया गया है। ये चीज़ जरूर ध्यान रखिएगा कि मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन कहाँ पर होना है? वेस्ट इंडीज़ और अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हाल ही में सुधीर कक्कर का निधन हो गया, इन्हें किसका जनक कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, फादर ऑफ इंडियन फिजियो एनालिसिस मतलब भारतीय मनोविश्लेषक के जनक सुधीर कक्कर का हाल ही में अभी 85 वर्ष की आयु में निधन हो गया। सांस्कृतिक मनोविज्ञान और धर्म के मनोविज्ञान के क्षेत्र में एक भारतीय मनोविश्लेषक के रूप में ये जाने जाते थे। 1987 में इन्हें बोयर प्राइज से भी सम्मानित किया गया था। कुछ इनकी फेमस बुक है, जैसे इंडियन लव स्टोरीज, मीरा एंड द महात्मा, ये भी इनकी काफ़ी फेमस बुक हैं। तो इन चीज़ों को भी दिमाग में रखिएगा। फादर ऑफ द इंडियन फिजियो एनालिसिस जो है सुधीर कक्कर, उनका हाल ही में निधन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, हेवनली आइसलैंड ऑफ गोवा नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो हाल ही में गोवा के राज्यपाल जो हैं PS श्रीधरन पिल्लई, उनके द्वारा लिखित पुस्तक हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा का विमोचन किया गया। किसके द्वारा लिखी गई पुस्तक है? श्रीधरन पिल्लई के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। इस बुक के अंदर इन्होंने गोवा संपूर्ण यात्रा और ग्राम यात्रा के दौरान ऐतिहासिक और विरासत द्वीपों से जुड़े कुछ अपने अनुभवों को साझा किया है। ध्यान रखिएगा, हेवनली आइलैंड ऑफ गोवा किसके द्वारा लिखित पुस्तक है? श्रीधरन पिल्लई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है काफ़ी। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय फिल्म 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है? तो भारतीय फिल्म सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो हाल ही में अभी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुनी गई है। ये फिल्म भारतीय फिल्म और टेलीविज़न संस्थान के छात्र चिदानंद नाइक के द्वारा लिखी गई हैं। इस फिल्म को 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल के कॉम्पिटिटिव सेक्शन के लिए चुना गया है। 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल का आयोजन जो है वो फ्रांस में किया जाएगा 15 से 24 मई के बीच में। यहाँ पर अगर हम सनफ्लावर्स वेयर द फर्स्ट वंस टू नो की बात करें तो ये एक बुजुर्ग महिला की कहानी है जो कि गांव का एक मुर्गा चुरा लेती हैं। तो उसी पे बेस्ड एक मूवी है जिसे हाल ही में अभी 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में चुना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चर्चा में रहा रवांडा बिल किस देश द्वारा पारित किया गया है? तो फ्रेंड्स, रवांडा बिल काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा। ब्रिटेन की संसद द्वारा रवांडा बिल जो है वो पारित कर दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे गैरकानूनी करार दिया गया था, जिसके बाद इस योजना को आगे बढ़ाने की अनुमति देने के लिए रवांडा विधेयक जो है वो पेश किया गया था। हाउस ऑफ लॉर्ड जो कि संसद की ऊपरी सदन है, उसने रवांडा सुरक्षा विधेयक जो है वो पारित किया है। इस नए कानून के तहत ब्रिटेन में अवैध रूप से पहुंचने वाले किसी भी शरण चाहने वाले को रवांडा जो है वो भेजा जाएगा। इस बिल का मुख्य उद्देश्य क्या है? ब्रिटेन में अवैध रूप से जो प्रवेश कर लेते हैं लोग और जो शरण चाहते हैं, उन लोगों को वापस अफ्रीका या फिर उनके देश पहुंचाना है। तो ध्यान रखिएगा, रवांडा बिल ब्रिटेन से संबंधित है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारे अप्रैल मंथ के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर कंप्लीट होते हैं। आई होप आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF लेना है तो आप क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिए,
या फिर कमेंट बॉक्स में मैंने लिंक दे रखा है, वहाँ पर क्लिक कर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। करंट अफेयर के लिए आप सभी के लिए हमने वन स्टॉप सॉल्यूशन एक पैकेज बनाया है, जिसमें आपको मंथली करंट अफेयर की ई बुक मिलती है, जो मंथली वीडियो मैं आपको देता हूँ उसका डिटेल PDF मिलता है, एंड प्रैक्टिस करने के लिए आपको मंथ वाइज मॉक टेस्ट भी दिए जाते हैं। तो अगर आप ये पैकेज लेते हैं तो करंट अफेयर की टेंशन आपकी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। हमने पैकेज ही इस तरीके से डिज़ाइन किया है कि करंट अफेयर से क्वेश्चन आपका एग्जाम के अंदर 100% बिल्कुल सही होगा। तो अगर आप करंट अफेयर का OSS पैकेज लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, मात्र 199 रुपये में अवेलेबल है, पूरे साल भर के लिए आपको मिल जाता है। लिंक पर क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के बस इस वीडियो में इतना ही था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।